हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डेली करंट अफेयर्स स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट सुर्खियों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन के साथ। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आज नहीं है। कल हमने काफी आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन किया था, काफी आर्टिकल्स के ऊपर हमारी बात हुई थी। आज थोड़े से कम आर्टिकल्स रहेंगे। सो पे वॉल, removing UPI's free nature will not only be unpopular but also unfair. So जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात कर रही है, पर ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट सिर्फ बड़े बिजनेसेस के ऊपर लगाया जाएगा, ये भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिला। But RBI Governor Sanjay Malhotra recently said somebody has to pay for UPI. Okay, so presumably he means somebody should no longer be the payment processor or the bank. So basically किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा। Obviously businesses के ऊपर अगर ये लगता है तो businesses उसको लेके restriction ला सकते हैं, या businesses उसको लेके कुछ charges बढ़ा सकते हैं। एट द एंड एक बात अच्छे से याद रखिएगा, एट द एंड जो प्रेशर है, जो उसका उसके ऊपर जो पेमेंट पे किया जाएगा, भले ही बड़ी बड़ी कंपनियां अपने तरफ से पे करेगी, बट वो कहां से लेगी? क्योंकि कंपनियां हमेशा पेमेंट कस्टमर के लिए थोड़ी ना पे करेगी, उनके ऊपर भी तो रेस्ट्रिक्शंस है, उनके ऊपर भी तो प्रॉफिटेबिलिटी की मार्जिन है। सो ऑफ कोर्स द बर्डन इवेंचुअली इज गोइंग टू कम ऑन द कॉमन पीपल। तो ये एक मेजर फैक्टर है। सो यूपीआई का जो फ्री नेचर है, ये ऑब्वियसली खत्म होने वाला है। ये तो होना ही था कभी ना कभी जाके, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन द डिजिटल जो हम चीजें क्लियर कर रहे थे। अब देखो फ्यूचर में क्या होगा कि यूपीआई के ऊपर चार्जेस धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, फिर डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी, और डिजिटल करेंसी यूज करने के लिए ऑब्वियसली यूपीआई का सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज यूपीआई इज अ मीडियम टू ट्रांसफर द मनी। अगर फिजिकल मनी ट्रांसफर करनी है, फिर डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करनी है, वही उसका मीडियम बनेगा। और अगर सपोज इन फ्यूचर ऐसा होता है कि डिजिटल करेंसी ही कंपलसरी हो जाती है, तो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वी नीड टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर, और ये होना है। अभी जल्दी नहीं होगा, या 5-10 साल के अंदर भी नहीं होगा, बट इवेंचुअली ये चीज शायद देखने को मिल सकती है, इसलिए काफी ज्यादा उसके बारे में डिस्कशन है। प्रूडेंट अप्रोच नाम का एक और आर्टिकल है, जो ओपेड ओपिनियन और हमारे ओपिनियन पेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो आरबीआई डिड वेल टू हेल्ड इंटरेस्ट रेट, बट इन्फ्लेशन प्रेशर रिमेन्स। सो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली और बढ़ेगा आने वाले समय में। अभी तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया, बट क्यों बढ़ेगा उसका रीजन सिंपल सा है, बिकॉज द एल नीनो इफेक्ट विल बी देयर, वो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। नाउ डोमिनेंट प्रज्ञानंदा makes the winning moves at the St. Louis. So his maiden triumph in the prestigious event held the Indian jump to second place at the GCT standings. So Grandmaster says he's happy with that. So he won this tournament, and that tournament was in St. Louis. The Rapid and Bleeds title ये इन्होंने यहाँ पे जीता हुआ है। सेंट लुइस इज इन यूएस है, और जहां पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये बस इतनी ही न्यूज़पेपर की न्यूज है। बाकी न्यूज की तरफ हम लोग जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स मैंने आज ऐसे डाले हुए जो काफी डिटेल में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। बात करते पहले, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्चेस as seen on Netflix initiative on Incredible India platform। अब ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म मिनिस्टर साहब का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। The Ministry of Culture and Ministry of Tourism obviously same ही पर्सन के पास आती है, तो they have collaborated with Netflix for the purpose of National Gallery of Modern Art to mark the 10 years of Netflix in India। So basically इंडिया का जो इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म है, उसको शोकेस करने के लिए इंडिया की पॉपुलर जो रियल इंडियन डेस्टिनेशंस है, उनको फीचर करते हुए जो वेब सीरीज क्रिएट की गई, जो मूवीज क्रिएट की गई है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज है, उनको शोकेस करने के लिए ये टाई अप यहाँ पे किया गया। तो 10 इयर्स हो गए नेटफ्लिक्स को इंडिया में काम करते हुए, इसलिए नेटफ्लिक्स ने टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर के साथ मिलकर ये टाई अप किया है। Indian Pharmacopoeia Commission recognized as a WHO CERN Regional Center of Excellence। इंडिया को इंडियन फार्माकोपिनिया कमीशन के, अब ये कमीशन बेसिकली क्या है? ये कमीशन है इंडियन मेडिसिन जो है उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, जो फार्माकोविजिलेंस होता है मेडिसिन को लेके, इसके लिए काम करता है। तो इनका WHO के सन, WHO का साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क है, जिसका काठमांडू में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड इनटू दैट। So obviously साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन दिस सिनेरियो। WHO का इस एंगल में टाई अप हमारे साथ है।
अब आगे आते हैं, आरबीआई रिवाइजेस लोन रिकवरी रूल्स। लोन रिकवरी रूल्स मैंने उस दिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू भी आपके साथ बातचीत की थी, डिस्कशन किया था इसके बारे में कि लोन रिकवरी रूल्स को लेके कुछ चेंजेस है, जो जिन चेंजेस को 1 Jan 2027 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, सो ओरिजिनल प्रपोज डेट मैंने कहा था कि 1 October थी, बट वी डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस और वो चेंजेस जो है वो थोड़े से लेट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। नाउ आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक के, ऑब्वियसली वी ऑल नो, और रेगुलेटरी एंगल आरबीआई के थ्रू इंप्लीमेंट होता है अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब देखो, अभी जो रिकवरी रूल्स है जो 1 Jan से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जो 1 October से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है, अंडर न्यू डायरेक्शन रिकवरी रिलेटेड फोन कॉल्स एंड द फिजिकल विजिट परमिटेड ओनली बिटवीन 8 AM to 7 PM। 8 AM to 7 PM के बीच में ही ये चीजें की जाए। सपोज रिकवरी करने के लिए जाना है या फिर लोन रिकवरी के लिए कॉल्स करने हैं या कम्युनिकेशन करना है, तो उसका टाइम फ्रेम दिया गया। तो अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट विजिट्स या डराने धमकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। लेंडर मस्ट गिव अ बोरोवर एटलीस्ट 1 day नोटिस बिफोर द फर्स्ट फिजिकल विजिट बाय द रिकवरी एजेंट एंड द रूल्स आल्सो रिक्वायर लेंडर्स टू रिकॉर्ड ऑल रिकवरी कॉल्स, प्रिजर्व रिकॉर्डिंग्स फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months। क्लियरली मेंशन किया गया। एक और बात, रिकवरी एजेंट्स को कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ये भी क्लियर मेंशन किया गया है। The update framework places limits on remote locking of financial devices such as mobile phones, tablet। मैंने कहा था कि मोबाइल फोन अगर आपने ईएमआई पे लिया और आपको ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, तो उसको लॉक करने वाली जो चीज है कि वो भी लिमिट ऑन द रिमोट लॉकिंग ये भी डाला गया है। तो लेंडर्स कैन नॉट यूज टेक्नोलॉजी टू लॉक सच डिवाइसेस अंटिल द अकाउंट इज एटलीस्ट 30 days overdue and a complete lock is allowed only after the 60 days of the non-payment. The locked devices must continue to support incoming SMS and emergency SOS services, ये भी clearly mention किया गया है। तो ये जो भी पॉइंटर्स थे ये 1 October से इंप्लीमेंट हो रहे थे, बट अभी से इंप्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम द 1 Jan 2027। इंडिया डिस्कवर्स 5.25 per unit RTC रिन्यूएबल टैरिफ। अब ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड लो टैरिफ के 5.25 per unit round the clock for renewable energy bidding on 7th of August। So tariff was announced के अभी क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हमारी चल रही थी और उसी टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी जो हम परचेस करते हैं के, तो उसकी टैरिफ की बात हो रही है। तो टैरिफ अगर कम रहेगा, देखो 5 developers won the capacity 5.25 per kilowatt hour including केंगरी, प्राइम, सोलर्स, रोल्सन, इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए कि जिन्होंने ये कम प्राइसिंग यहाँ पे दी है। सो इट विल बी मच हेल्पफुल कि इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको काफी कम दाम में हम हैंडल कर सके, कम दाम पे ये वर्क कर सके, क्योंकि अगर बीडिंग ही कम रेट में लगती है तो फिर उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली कॉमन जनता को मिल जाएगा। सो वैसे न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट स्टिल कीप वॉच ऑन दैट। लोकसभा पासेस एमएसएमई अमेंडमेंट बिल। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। सो एमएसएमई अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है कि अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो लोकसभा ने एमएसएमई डेवलपमेंट बिल पास किया हुआ है। राज्यसभा हैड क्लियर द बिल ऑन द 3rd of August बाय द वॉइस वोट। अब ये क्या है एमएसएमई अमेंडमेंट बिल, थोड़ा इसकी एक बार बात करते हैं। वैसे एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 का है। उस 2006 के एक्ट में हमने कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे। सो इस फ्रेमवर्क के अंदर हमने एमएसएमई का डेफिनेशन भी चेंज किया था 2020 के अंदर, और उसमें हमने रिसेंटली कुछ बदलाव भी किए थे। तो एक बार एमएसएमई का जो डेफिनेशन है जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया 2020 में, उसे रिवाइज किया गया, वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा के। और अभी फिलहाल इसमें रिसेंटली चेंजेस भी किए गए। Now the new जो amendment bill है, it requires all central public sector enterprises to route and settle procurement invoices for MSMEs through trade receivable discounting system TREDS के थ्रू उसे सेटल करने की यहाँ पे पॉइंटर मेंशन किया गया है। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो सीपीएसई गवर्नमेंट कंपनीज है, वो एमएसएमई के जो भी सेटलमेंट्स है उन सेटलमेंट्स को ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू करे, ऐसा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। The bill provides that courts may direct buyers to pay at least 50% of the awarded disputes amount MSME suppliers if change remains pending for more than 6 months. It also prescribes completion of mediation payment related disputes within the 90 days. तो ये भी एक फैक्टर है। तो क्या होगा कि जो रिसीवेबल्स है उस रिसीवेबल्स को मार्केट से पैसा उठाने के लिए यूज किया जा सकता है, तो उससे लिक्विडिटी थोड़ी बहुत सही तरीके से बन जाएगी। Now India moves towards a French-led 6th generation fighter jet program. Now next generation combat air system develop हर कंट्री कर रही है, हर बड़ी कंट्री कर रही है। So India also efforts
टू ज्वाइन द फ्रेंच लेड। तो फ्रेंच कंपनीज, हमारा वैसे भी राफेल प्लेन की बात करें तो फ्रांस के डसॉल्ट से हमारे पास आ रहा है। तो फ्रांस से जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का पार्ट अभी इंडिया भी बन रहा है। पहले इंडियन गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट था कि हम खुद डेवलप करेंगे, बट शायद वहां पे हमें पार्टनर की जरूरत पड़ी, तो अभी फ्रांस के साथ मिलके वी आर गोइंग टू डेवलप दिस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ये ध्यान रखेगा कि FCS इज अ 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लेड बाय फ्रांस एंड जर्मनी, दोनों कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। के द GCPA ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जहां पे यूके, इटली, जापान जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व है, एंड इंडिया आल्सो नाउ बिकम द पार्ट ऑफ दिस फ्रांस लेड प्रोग्राम, जिसमें जर्मनी भी हमारा पार्ट देगी। अब एक न्यूज मैंने डाली हुई है, ये न्यूज बेसिकली आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नीति आयोग कौन से इंडाइसेस और कौन सी रैंकिंग देता है देश के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम सबको पता है, थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग एंगल में ये सपोर्ट करती है, गाइड करती है, कुछ रिकमेंडेशंस देती है। अभी इनके द्वारा हमारे देश में बहुत सारे इंडाइसेस है या बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट टूल्स है जो दिए जाते हैं, तो उसकी लिस्ट मैंने एक साथ यहाँ पे डाल दी है। अब देखो, सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स से देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वैसे ऑब्वियसली यूएनडीपी का है, पर इंडिया में हमारे स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसका डेटा जो है वो एसडीजी का डेटा ये नीति आयोग इंडिया में प्रेजेंट करती है। तो आप 17 गोल्स एसडीजी के, आउट ऑफ विच 16 गोल्स को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग स्टेट वाइज रैंकिंग क्रिएट करती है, जिसमें एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और सबसे बेस्ट अचीवर, इस तरीके से ये रैंकिंग दी जाती है, ये ध्यान रखेगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि नीति आयोग की जो रैंकिंग है, मेन रैंकिंग, उसका डेटा एक साथ सब सारा का सारा डेटा एक साथ डाल दे, ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए दिक्कत ना हो। सो इंडिया's overall score rose to 71 in the 4th edition, up from 66 in the previous assessment. टॉप स्टेट केरला, उत्तराखंड टॉप द स्टेट रैंकिंग, जॉइंट स्कोर ऑफ 79। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। अचीवर कैटेगरी में इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं आता। Tamil secured the second rank with 78. Bihar registered the lowest 57, followed by Jharkhand. Chandigarh secured the top position in UT. तो ये पहला है SDG इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, नीति आयोग ने रिसेंटली ये इंडेक्सेस प्रेजेंट किए, ऐसा नहीं है, सबकी लिस्ट एक साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बेसिकली कौन सा स्टेट ज्यादा फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सो विद द हेल्प ऑफ क्रिसिल ये प्रोवाइड करते हैं। अब इसका मेजर फोकस वही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विच इंडियन स्टेट इज मच बेनिफिशियल इन दैट वे। सो 84 इंडिकेटर्स है। टॉप परफॉर्मर अबव 50 है, फ्रंट रनर 45 to 50, इमर्जिंग परफॉर्मर 40 to 50 एंड एस्पायरिंग इज बिलो 40। अब जो रिसेंट एडिशन हमारे पास थी उसके हिसाब से द टॉप परफॉर्मिंग इज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा। ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात सबसे टॉप में आ रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा ये टॉप में आ रहा है। छोटे स्टेट्स है, यूटीज की बात करें, रिली स्टेट्स में उत्तराखंड इज एट द टॉप के। फिर आता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसकी बात हमने कुछ दिनों पहले ही की थी, अगर आपको याद होगा, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि कौन सा स्टेट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में अच्छा है। ये सबसे पहले अगस्त 2020 में दिया गया था, इसमें 17 इंडिकेटर्स है। सो रिसेंट के हिसाब से महाराष्ट्र इज एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, तमिलनाडु सेकंड, गुजरात थर्ड पे आता है। पहले गुजरात टॉप में था, तमिलनाडु सेकंड पे था, फिर तमिलनाडु टॉप में चला गया, अब महाराष्ट्र टॉप में आ रहा है इस रैंकिंग के अंदर। Now, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड का कंसेप्ट है, पर हमारे देश में स्टेट वाइज ये डेटा जो है ये नीति आयोग प्रोवाइड करती। पहले प्लानिंग कमीशन इसमें इन्वॉल्व था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कैसा इंडिया में काम चल रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में टोटल 12 इंडिकेटर्स की बात की जाती है। नाउ स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स के अब अप्रैल 2022 में कंसेप्ट दिया गया कि डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है आपके स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा आपके स्टेट में एनर्जी कितनी एक्सेसिबल है, रिलायबल है, अफोर्डेबल है, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव कैसे, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कैसे, उसके हिसाब से फ्रंट रनर, अचीवर, एस्पायरेंट। सो गुजरात secured the first rank, followed by Kerala and Punjab, then Goa, then Tripura, Manipur and UT में चंडीगढ़ की बात आती है। नाउ स्टेट हेल्थ इंडेक्स का भी रैंकिंग आता है कि कौन सा स्टेट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी हमारे पास 2017 में से एस्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे अगर केरला रैंक फर्स्ट, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन तेलंगाना,
एंड ईयर ऑन ईयर यूपी, आसाम, तेलंगाना रजिस्टर्ड मैक्सिमम ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये काफी बैकवर्ड स्टेट थे तो मैक्सिमम डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में दिया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर नीति आयोग इसको प्रोवाइड करती है। पंजाब टॉप द रैंकिंग, ओवरटेकिंग केरला। इसकी बातें बहुत कम होती है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लेटेस्ट एडिशन है। पंजाब स्कूल एजुकेशन के मामले में टॉप पे नीति आयोग के रैंकिंग के हिसाब से। ये बहुत बड़ी न्यूज है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी न्यूज कवर करते हुए बहुत कम दिखाई देगा। कि ये भी ध्यान रखना क्यों कम दिखाई देगा, बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिक्स काफी इन्वॉल्व होता है, तो ये फैक्टर यहाँ पे है। एनीवेज, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स एसेस द एफिशिएंसी ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कंजर्वेशन। 2018 में वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की शुरुआत की गई। जल शक्ति मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसे प्रोवाइड किया जाता है जल जीवन मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए। देन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के यहाँ पे 50 इंडिकेटर्स है। यहाँ पे भी लेटेस्ट रैंकिंग की एक बार बात करेंगे तो कर्नाटका सबसे टॉप में आ रहा है, देन तेलंगाना, देन हरियाणा। अब आप ना ये जो इंडेक्सेस देख रहे हैं, जो इंडेक्स देख रहे हैं, इसमें से बहुत कम इंडेक्स है जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात करेगी। पर हाँ, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन सा है, इसके इंडेक्सेस को हम बहुत फॉलो करते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये इंडेक्सेस है जिनको ज्यादा फॉलो करना चाहिए ना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल का मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। सो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे देश में 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये सारे इंडेक्सेस की लिस्ट मैंने एक साथ डाल दी है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ये सारे नीति आयोग के, रिसेंटली उनका एजुकेशन वाला आया था जिसमें पंजाब सबसे टॉप में है, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है। ध्यान रखो, वेरी वेरी क्रूशियल, पंजाब वाले की भी सारी जानकारी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। GM completes 10 year with 20 लाख करोड़ GMV। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 10 साल पूरे हुए। 9 अगस्त को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आता है। सो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ओवर 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन इसके गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पे सेल या परचेस किया गया। सो दिस इज रियली वेरी क्रूशियल, बहुत बढ़िया सी न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी न्यूज है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी चीजें प्रोक्योर करता है। तो गवर्नमेंट की चीजें प्रोक्योर करने के लिए देखो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, इससे कॉमन लोग प्रोक्योर का मतलब परचेस करना, तो कॉमन लोग प्रोक्योर नहीं करेंगे, कॉमन लोग परचेस नहीं करेंगे, ये बाकियों के प्रोक्योरमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया। सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सो 10 साल पूरे हुए, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट संत कबीर हैंडलूम अवार्ड, अभी रिसेंटली हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया और उसी हैंडलूम डे पे हम संत कबीर हैंडलूम अवार्ड प्रोवाइड करते हैं। सो 12th नेशनल हैंडलूम डे था। 22 अवार्ड्स प्रेजेंटेड इंक्लूडिंग 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स फॉर 19th नेशनल हैंडलूम अवार्ड। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा मेजर फैक्टर है कि 2025 अवार्ड वाज गिवन टू राम मेहर ऑफ ओडिशा के फॉर बिचित्र खादी साड़ी, रुनिवम चेतिया चौधरी ऑफ आसाम फॉर मुगा सिल्क साड़ी, एंड शाह मोहम्मद अंसारी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर जरबाफ्त शेवाथंबरी अवध जमधानी साड़ी। तो ये हैंडलूम स्ट्रक्चर के लिए ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है। वेरी वेरी क्रूशियल। 25 award covered the regional textiles such as Kanchipuram silk from Tamil Nadu, Ikata from Telangana, Kani shawls from Jammu Kashmir। ये फैक्टर यहाँ पे है। सो नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाते हैं। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। महाराष्ट्र डिसबर्स लोन वेवर टू 6.2 लाख फार्मर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर्ज माफी योजना, लोन वेवर, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी के नाम पे शेतकरी मींस फार्मर कर्ज माफी योजना का अनाउंसमेंट किया था और उसी के अंदर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है वो स्टार्ट किए गए। तो फार्मर को पैसा दिया जा रहा है, फार्मर को अपना लोन जो भी शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स है वो रीपे करने के लिए। तो वेवर कवर्स शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 2 लाख, 2 लाख तक का ये क्रॉप लोन अगर आपका है तो उसका लोन वेवर दिया जाएगा। 2019 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2025 तक जो लोन लिए गए होंगे 2 लाख से कम अमाउंट के फार्मर के द्वारा, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। The state identified 18 lakh to 19 lakh accounts for initial scrutiny, 2 lakh, sorry,
12 lakh accounts were sent back to banks for error verification because of duplicate entries and name mismatch and etc. बट इनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके हिसाब से बेनिफिट दिया गया। लोन वेवर की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। बैंकों को बस उनका पैसा सही तरीके से मिले, यही प्रोविजन रहता है। बेंगलुरु पुलिस लॉन्च ऑपरेशन मुक्त अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स के ऑपरेशन मुक्ता की शुरुआत की गई है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, स्पेशली बांग्लादेशी नेशनल्स जो अलग अलग शहरों में, तो बेंगलुरु पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। नाम बस याद रखना के बाकी तो और कुछ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लास्ट न्यूज कवर करता हूं फिर मैं रुक जाऊंगा। इंडियाज अलीहा विंस हिस्टोरिक गोल्ड एट एरोबिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप के, ये एरोबिक एशियन चैंपियनशिप जो है वो फिलीपाइंस के अंदर चल रही है एंड इंडिया मणिपुर की अलीहा पंघाम्बाम शी वन द फर्स्ट सीनियर गोल्ड मेडल। क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट में इंडिया इतना स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं करता बट वी गॉट द अवार्ड रिसेंटली, ये बहुत बड़ी न्यूज है हमारे लिए। That's it guys from my side for the day. We'll see you in the next session. नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट सेशन में आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।